हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी जो आपके टॉपिक है मनोविज्ञान में, आज हम उसके कुछ प्रश्न एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आप इन्हें देखें और इनका बार बार अभ्यास करें जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि प्रश्न के अंदर जो डिटेल हम बात करेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धा को मतलब होता है दो लोगों में जब होड़ लगी होती है, तो वो वाला शब्द है कि जब लक्ष्य होते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य होते हैं, उनमें से किसी एक को चुनना बालक के व्यक्तित्व में निम्न में से क्या पैदा करता है। तो दो में से एक को चुनना, इसका मतलब वहां पर द्वंद्व की बात हो रही है। द्वंद्व कितने तरह का होता है इसके बारे में विचार आता है तो हमें पता लगेगा। एक होता है पद्धति। पद्धति का मतलब होता है अपनाना, और वर्जन का मतलब होता है छोड़ना। तो पद्धति वर्जन, इसका मतलब एक तो लक्ष्य है जिसे आप मानते हैं कि इसे मुझे मिल जाना चाहिए, और एक है वर्जन जो मुझे छोड़ देना चाहिए। यानी एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं, उपागम यानी प्राप्त करना है, और उपागम को कहते हैं हम एक तरह से प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, उपागम उपागम। और परिहार मतलब उसे छोड़ देना। एक तो प्राप्त करने की इच्छा और एक छोड़ देने की इच्छा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उपागम उपागम एक दूसरा प्रकार है, उपागम उपागम। और एक होता है, इसी को ही पद्धति पद्धति कह सकते हैं आप। तो पद्धति पद्धति, उपागम उपागम, पद्धति पद्धति, या धनात्मक धनात्मक, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पर दोनों ऐसे लक्ष्य हैं आपके सामने जिसे आप दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन चुनना एक में से पड़ेगा। और दोनों ही एक होते हैं वर्जन वर्जन। वर्जन मतलब यानी दोनों ही हमें छोड़ने हैं, यानी दोनों ही ऋणात्मक है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक है, या फिर दोनों ही परिहार परिहार हैं। तो जो द्वंद्व है वो इतने तरह से हो सकता है, इतनी तरह से कार्य करता है। एक वर्जन वर्जन, एक वर्जन पद्धति, और एक उपागम उपागम या पद्धति पद्धति, इस तरह से नाम है। तो द्वंद्व इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि बालक को न्यूनतम संरक्षण दिया जाए तो बालक पर प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। गलत आदतों का विकास होगा, बिल्कुल सही है। यदि आप कम कंट्रोल करोगे तो गलत आदतें, वो गलत दिशा में चला जाएगा, और ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। उसमें दोहरे मापदंड रखें आप, कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो कम संरक्षण देने वाले, और कई बड़े घर के बच्चे होते हैं उनमें, या फिर कह सकते हैं कुछ हाँ बड़े घर के बच्चे होते हैं उनमें न्यूनतम संरक्षण के साथ में अधिक संरक्षण होता है। अधिक संरक्षण मतलब उनको बाहर नहीं जाने देना, अधिक संरक्षण। तो बाहर नहीं जाने देना, उन पे कंट्रोल करना, किसी के साथ नहीं खेलने देना। तो ऐसे में उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, उनमें जो सामाजिक विकास है वो कम हो पाता है, वो अपनी योग्यता का ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है, उनमें कह सकते हैं निराशा बाद में जन्म लेती है। तो अधिक संरक्षण भी खराब है और कम संरक्षण भी खराब है। एक होता है माता पिता की अपेक्षाएं। अपेक्षाएं क्या है, बच्चों से अपेक्षा करना कि बच्चा इतने परसेंट 80% मार्क्स लाएगा, और यदि बच्चा वो नहीं लाता है तो बच्चा स्वयं ही निराशा में चला जाता है, कुंठा में चला जाता है, कुंठा भग्नाशा में चला जाता है कि ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। तो कुंठा हो जाना, निराशा में चला जाना, नैराश्य कहते हैं उसे, ठीक है। एक होता है अनुशासन के दोहरे मापदंड। दोहरे मापदंड का मतलब होता है यदि आपने एक काम के लिए बालक को अच्छा कहा और दूसरे का उसी काम के लिए कहीं दूसरी जगह उसे बुरा कहा, तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये काम यहाँ पर अच्छा है वहाँ पर बुरा है, किस तरह से किस जगह उसमें नैतिक गुण नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाता है। तो बालकों में मूल्यों का विकास निम्न में से किस कारण से नहीं हो पाता है। तो अनुशासन के जब दोहरे मापदंड होते हैं तो ऐसा वहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। दोहरे मापदंड से बालक ये नहीं समझ पाता है कि वह कब गलत है और कब सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की वह कौन सी विधि है जिसमें उपयोग से पहले शिक्षक और छात्र में अंतः क्रिया होना जरूरी है। यानी दोनों में या तो आपस में पहले बातचीत हो गई हो, दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हो। अगर ऐसा संभव, देखो साक्षात्कार में जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को पहले जाना गया हो। अवलोकन, किसी को देख करके हम जानते हैं तो वो भी जरूरी नहीं कि पहले उससे बातचीत करना जरूरी है कि नहीं है। प्रश्नावली में भी ऐसा नहीं है। लेकिन निर्धारण मापनी एक ऐसी मापनी होती है, जब तक आप उस व्यक्ति के साथ खेले नहीं हो, कूदे नहीं हो, उसके साथ पढ़ाई नहीं की, उसके साथ खाना नहीं खाया, उसके साथ रहे नहीं हो, यानी उसके साथ आपने उसको देखा नहीं हो ठीक से, तब तक आप उसका निर्धारण नहीं कर सकते कि ये अच्छा है बुरा है किस तरह से। यानी निर्धारण मापनी को आपको बताना होगा कि व्यक्तित्व मापन में हमने पहले उसको 3 प्रकार से उस पर धारणाएं बनानी होती है। अब
कई बार निर्धारण मापनी के कुछ समस्याएं भी आ जाती है, कुछ परेशानियां आ जाती है। उनमें पहली परेशानी होती है हेलो प्रभाव। दूसरी परेशानी होती है जब एग्जामिनर सबको एक जैसे नंबर दे, इसे कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। मतलब उसका सेंट्रल जो सोचने का तरीका है वो है कि सबको फेल नहीं करना है, सबको ज़्यादा भी नंबर नहीं देने हैं। और एक होता है या तो ज़्यादा उदारता या ज़्यादा कठिनता। तो एक टीचर ऐसा है जो हेलो प्रभाव का मतलब है आपकी पूर्व धारणा के कारण नंबर देना, पूर्व धारणा के कारण निर्धारण कर लेना बालक का कि ये बुरा है या अच्छा है। एक केंद्रीय प्रवृत्ति है, किसी को भी बुरा नहीं बताना, किसी को भी अच्छा नहीं बताना, समान भाव से सबको नंबर देना, समान भाव से सबको नंबर देना। और एक होता है उदारता मतलब सबको या तो ज़्यादा नंबर दे देना, उनकी योग्यता के अनुसार नहीं, उनकी योग्यता से भी ज़्यादा। और कठिनता, या तो उनकी योग्यता से भी कम नंबर दे देना। तो या तो कम नंबर देना या ज़्यादा नंबर देना, तो उदार या वो कठिनता होगी। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो भाव होता है उसमें क्या होता है, न समान होते हैं, न ज़्यादा नंबर देंगे, न ज़्यादा निर्धारण अच्छा करेंगे, न बुरा निर्धारण करेंगे। और हेलो प्रभाव पूर्व धारणा जो बन जाती है शिक्षक की, उस आधार पर वो निर्धारण कर लेता है किसी बालक का। तो निर्धारण मापनी में ये तीनों त्रुटियां हैं, ये एरर्स आपको देखने को मिलेगी जब निर्धारण किया जाता है। तो ये एक ऐसी मापनी है जिसमें ये त्रुटियां देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की पूर्व धारणा के कारण बालक के मूल्यांकन के समय शिक्षक द्वारा कम अंक दिया जा रहा है। इसका मतलब जब पूर्व धारणा है, इसका मतलब वहां पर हेलो प्रभाव काम कर रहा है, ठीक है। और ये निर्धारण मापनी में अवरोध पैदा करता है। ईगो और सुपर ईगो का विकास होता है। जब ईगो और सुपर ईगो का विकास की बात करते हैं तो ये एक तरह से सामाजिक अधिगम है। व्यक्ति ईगो वास्तविकता में कहाँ रहेगा, जब वो समाज में चीज़ों को देखेगा। सुपर ईगो नैतिकता कहाँ आएगी, सामाजिक रूप से। तो सामाजिक अधिगम का भाग है, इसका जो विकास होता है वो सामाजिक अधिगम से होता है। धार्मिक और नैतिक अलग हैं ऐसा नहीं है, ये सामाजिक में ही शामिल है। धर्म भी समाज से मिलता है, धर्म की ज्ञान, धर्म में किस तरह से क्या होता है और नैतिकता क्या क्या होती है, किस किस चीज़ों को कैसे करना चाहिए, वो सब हमें सामाजिक अधिगम में ही मिल जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन से परीक्षण को व्यक्तित्व का एक्सरे कहा जाता है। एक्सरे मतलब इसमें और अच्छे से हम कह सकते हैं बालक से ये भी पूछा जाता है कि आपने क्या देखा और क्यों देखा और कब देखा, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। यानी कि उसके और अंदर तक हम मापन करने के लिए व्यक्तित्व का इसका परीक्षण करते हैं, तो वो है रोरशाही धब्बा परीक्षण। देखिए ये जो परीक्षण है इसमें कुल 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। 10 में से 5 तो होते हैं काले और सफ़ेद, 3 होते हैं रंगीन उजली स्याही से और 2 होते हैं लाल काले सफ़ेद। अब यहाँ पे हम क्या होता है, जो धब्बे होते हैं उन धब्बों में बालक से पहले तो पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रशासन। पहला स्टेप होता है इसका प्रशासन का। तो प्रशासन में तो हम कहते हैं कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चा कह देता है कि इसमें ये दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न होता है पूछताछ। हम उससे पूछते हैं कि आपने जो चित्र देखा वो कहाँ देखा और उसका कारण क्या है, ये हम पूछताछ उससे करते हैं। तो इसमें 2 स्टेप फॉलो करते हैं, पहला प्रशासन का और दूसरा पूछताछ का। तो आपसे पूछा जाए कि किस टेस्ट में या किस परीक्षण में 2 सत्रों में परीक्षण पूरा किया जाता है जिनका नाम प्रशासन व पूछताछ है, वो है रोरशाही धब्बा परीक्षण। तो गहराई से अध्ययन करने के कारण इसे एक्सरे भी कहा जाता है व्यक्तित्व का, ठीक है। और MMPI मॉड्सले मिनीसोटा बहुअंशीय व्यक्तित्व मापनी, MMPI और MPI इन दोनों का नाम याद रखना है। देखो MPI और MMPI, तो M से तो मिनीसोटा बहुअंशीय व्यक्तित्व मापनी MMPI है, और M जो है वो मॉड्सले है, मॉड्सले के नाम से जानी जाती है और ये आइजेंक ने दी है। ये बस थोड़ा सा नाम अलग है, बाकी यहाँ अब देखो मिनीसोटा हाथावे व मैकिन्ले द्वारा दी गई है, आइजेंक ने MPI दी है, ठीक है, जिसे मॉड्सले पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी प्रश्नावलियां हैं MPI, EPPS एडवर्ड पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है। इसे 15 गौण आवश्यकताओं का मापन किया जाता है। और एक टेस्ट और होता है टेट। इस टेट में भी क्या है 15 गौण इसमें भी आवश्यकताओं का मापन किया जाता है। तो आवश्यकताओं का मापन करने के लिए 2 टेस्ट हो गए, एक तो EPPS और एक TAT किसके द्वारा दिया गया, मॉर्गन व मुरे के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अच्छा EPPS के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इसमें 15 गौण आवश्यकताओं का मापन किया जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वयं के द्वारा निरीक्षण करना अंतर्दर्शन विधि का भाग है। और इसको एक तरह से कहें हम, ये विलियम वुंड व टिचनर के द्वारा बनाई गई, इसके जनक विलियम वुंड व टिचनर कहे जाते हैं। अब इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा करनी पड़ेगी हमें। देखो, निम्न में से कौन से परीक्षण में छात्र की आवश्यकताओं का मापन किया जाता है? तो मैंने बताया आपको, ईपीपीएस में तो 15 गौण आवश्यकताओं का मापन किया जाता है और टीएटी में भी आवश्यकताओं का मापन किया जाता है। ये नहीं है कि कितनी आवश्यकताओं का मापन किया जाएगा, पर किया जाएगा। अब एक एक करके मैं बात करता हूँ। पहले टीएटी की। टीएटी किसके द्वारा दिया गया? टीएटी मॉर्गन मूरे के द्वारा दिया गया। इसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़े लोगों के लिए बनाया गया। 14 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी थे उनके लिए बनाया गया। इसमें 30 कार्ड होते हैं, वैसे तो कुल 31 कार्ड होते हैं। जो 16 नंबर का कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है, ठीक है। और जब भी हम परीक्षण करते हैं तो एक व्यक्ति को या तो 20 या 21 कार्ड हम देते हैं। कभी कभी ये जो 21वां कार्ड है वो कभी कभी दिया जाता है, जरूरी नहीं है हमेशा हो। अब इसे कैसे किया जाता है? पहले जो शुरुआती 10 कार्ड होते हैं हम 5-5 मिनट के अंतराल में उसे देते हैं और एक कहानी लिखने को कहते हैं। कुल 50 मिनट में वो एक कहानी लिख देता है, चित्र भी देखता जाता है और कहानी भी लिखता जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक व्यक्तित्व का परीक्षण, पहले दिन हम 10 कार्ड देंगे, 24 घंटे बाद हम उसे दूसरे कार्ड भी देंगे और इसी तरह से उसे कहानी, उन चित्रों से बने हुए चित्रों से कार्ड देख करके कल्पना करनी होती है और कहानी का निर्माण करना होता है। अब देखो, 16 नंबर का जो कार्ड होता है ना, 16 नंबर का जो कार्ड होता है वो खाली होता है, तो उसमें चित्र भी खुद को बनाना होता है और कहानी भी खुद को लिखनी होती है। अब ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कल्पना शक्ति उसकी कहाँ रहेगी? 16 नंबर के कार्ड पर। सबसे ज़्यादा कल्पना शक्ति 16 नंबर के कार्ड पर रहेगी और इसके द्वारा कई अंशों का मापन किया जाएगा, एक नहीं कई अंशों का। इसीलिए आप इसे कहते हैं कि यह व्यक्तित्व मापन के लिए अच्छी विधि है और कल्पना शक्ति का परीक्षण करेंगे। अब कई बार ये जो 16 नंबर का कार्ड है वो हर बार नहीं दिया जाता, इसे केवल सृजनात्मकता कि उसमें क्रिएटिविटी कितनी है ये जानने के लिए और उपलब्धि अभिप्रेरणा के लिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा के टेस्ट के लिए। ये जो 16 नंबर का टेस्ट, 16 नंबर का कार्ड है वो हर बार नहीं दिया जाता किसी को भी, वो कभी कभी दिया जाता है या ज़रूरत होती है तब दिया जाता है। किस लिए? या तो सृजनात्मकता का परीक्षण करना हो या हमें उपलब्धि अभिप्रेरणा का परीक्षण करना हो, तब इसे दिया जाता है। और टीएटी का भारतीय अनुकूलन डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा किया गया। हालांकि टीएटी के साथ में इन्होंने सीएटी का भी किया था, ठीक है। अगली बात करें, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, टीएटी के बाद। अब ये 16 पीएफ प्रश्नावली क्या है? तो याद रखना है 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल के द्वारा दी गई और कैटल ने बताया कि इसमें 16 में 15 + 1, ये कुल 16 फैक्टर होते हैं, ठीक है, व्यक्तित्व मापन में। और एक होता है पीएफ फैक्टर। पीएफ फैक्टर जो रोजनविंग के द्वारा दिया गया है, यानी पिक्चर रोजनविंग। इसमें पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, पीएफटी कहते हैं इसे, चित्र कुंठा परीक्षण भी कहते हैं या तस्वीर कुंठा परीक्षण भी कह सकते हैं इन्हें। 1949 में ये दिया गया रोजनविंग के द्वारा। इसमें लगभग 24 कार्टून होते हैं। उन 24 कार्टूनों के द्वारा बच्चे में क्या है, जब उनको दिखाया जाता है तो वो आपस में चिढ़ा रहे होते हैं, ऐसा लगता है। तो बच्चे क्या है, अपनी कुंठा होती है जो उसे प्रकट करते हैं और इसका भारतीय अनुकूलन डॉक्टर पारिक के द्वारा किया गया है, डॉक्टर पारिक, ठीक है। तो डॉक्टर पारिक के द्वारा पीएफटी या पीएफएस स्टडी, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी भी कहते हैं इसे, तो पीएफटी या पीएफएस, इसका परीक्षण किया गया रोजनविंग के द्वारा 1949 में। 24 कार्टून इसमें होते हैं। डॉक्टर पारिक के द्वारा इसका भारतीय अनुकूलन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रोरशा शाही धब्बा परीक्षण की। रोरशा शाही में 10 होते हैं, 10 को 5 + 3 + 2 हमने रखे हैं। इसमें लाल रंग 2 के साथ में जुड़ा है, ठीक है। और इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रशासन, मतलब हम सामने कार्ड रखते हैं, दूसरा फिर उससे पूछताछ करते हैं। तो पहले और दूसरे में इस तरह से पहले प्रशासन होगा, बाद में पूछताछ की जाएगी, ठीक है। और क्या बचा इसमें? एमपीआई, एमएमपीआई, ईपीपीएस, ये बच गए हैं। अब देखो एमपीआई की बात आती है। एमपीआई जो आईजेंक के द्वारा दिया गया, आईजेंक ये मॉडसले एक अस्पताल है, इस मॉडसले अस्पताल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इसी नाम से, इस मॉडसले, इंग्लैंड के थे ये,
इसी नाम से इन्होंने परीक्षण तैयार कर दिया, ठीक है। और इसके द्वारा 3 चीज़ों का मापन किया जाता है, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मनोस्नायु दुर्बलता। इन 3 चीज़ों का मापन किया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में रहने वाले थे तो मनोचिकित्सक ही मान लीजिए, तो मॉडसले अस्पताल में रहने वाले थे, और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मनोस्नायु दुर्बलता, ये इन्होंने 3 चीज़ों का मापन इसके द्वारा किया गया। फिर आता है MMPI, ये मिनीसोटा है। मिनीसोटा एक शहर का नाम है, मिनीसोटा बहुअंशीय व्यक्तित्व मापनी, जो कि मैकिले व हाथावे द्वारा अमेरिका के मिनीसोटा शहर में, यह विश्वविद्यालय में, मिनीसोटा एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय में ये बनाई गई हाथावे व मैकिले द्वारा, ठीक है। और इसमें 10 गुणों का मापन किया जाता है। कितने गुणों का मापन किया जाता है? MMPI में 10 गुणों का मापन किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक। अब EPPS बच जाता है अंत में। EPPS देखो, एडवर्ड पर्सनैलिटी प्रेफरेंस शेड्यूल में 15 गौण आवश्यकताओं का मापन किया जाता है। यह एडवर्ड के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, ये है हमारा आज के कुछ प्रश्न। चलिए एक क्लास प्रश्न कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा परीक्षण अचेतन मन का मापन करता है? देखो, अचेतन मन का मापन करने के लिए आपको प्रक्षेपी विधियों का सहारा लेना पड़ेगा, और ये 16 PF प्रक्षेपी नहीं है, EPPS प्रक्षेपी नहीं है, रोर्स या शाही धब्बा परीक्षण प्रक्षेपी है, MPI भी प्रक्षेपी नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रक्षेपी है, कौन सा अप्रक्षेपी है? तो आपको या तो सारणी बनी होनी चाहिए, उससे आपको समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। पहला तो ये याद रखो, प्रक्षेपी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय फ्रायड को जाता है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने प्रक्षेपी विधियां प्रस्तुत की। अब 2 चीजें होती है, एक तो अचेतन मन का टेस्ट करना है या चेतन मन का टेस्ट करना है। चेतन मन का टेस्ट करने के लिए आपको अप्रक्षेपी विधियां प्रयोग करनी पड़ेगी, और अचेतन के लिए आपको प्रक्षेपी विधियां प्रयोग करनी होती है। अप्रक्षेपी, जिनमें हम किसी वस्तु सामग्री का प्रयोग नहीं करते, सीधे हम खुद ही करते हैं, जैसे साक्षात्कार कर लेना उसके लिए प्रश्नावली बना देना, ठीक है, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना, अवलोकन करना, देखना, निर्धारण मापनी का प्रयोग करना, ये सब क्या हो जाती है? अप्रक्षेपी विधियां हो जाती है। अब अप्रक्षेपी को भी हमने 2 भागों में बांटा गया है। अप्रक्षेपी, इन्हें 3 भागों में बांट लो आप तो। एक तो होती है आत्मनिष्ठ, मतलब स्वयं के बारे में जानने के लिए। एक होती है वस्तुनिष्ठ, जिसमें सभी का रोल भी रहता है और उसमें सभी का परीक्षण भी हो सकता है। एक होता है मनोविश्लेषण। अब देखो, मन का विश्लेषण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो उसके स्वप्न की बातें पूछ लो और उससे फिर आप उसका व्यक्तित्व का निर्धारण कर लो। तो स्वप्न का वर्गीकरण सिगमंड फ्रायड के द्वारा यह दिया गया है। इसे कहते हैं स्वप्न विश्लेषण विधि, एक विधि है ये, इसके द्वारा करते हैं। एक होता है शब्द साचर्य विधि, या फिर इसे कहते हैं स्वतंत्र शब्द साचर्य विधि, जो कि यह फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1879 में दी गई थी। तो ये हो गए मनोविश्लेषण। अब बचते हैं वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में देखो, समाज बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, तो समाज मिति विधि, ठीक है। वस्तुनिष्ठ में और क्या किन किन लोगों का प्रयोग कर सकते हो आप? रेटिंग स्केल, रेटिंग देना, जिसे आप कहते हैं निर्धारण मापनी, अभी मैं बात कर रहा था। समवृत्ति आरेख, आरेख बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते ना, ग्राफ। ये बच्चा यहाँ गणित में, ये हिंदी में, ये SST में, ये अंग्रेजी में, ये उर्दू में, इस तरह से एक ग्राफ बनाते हैं। तो आरेख जो बनाया जाता है ना, आरेख, वो भी क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। और एक होता है निरीक्षण करना, देखना, ठीक है। ये सब क्या हो गए? वस्तुनिष्ठ हो गए। अब आत्मनिष्ठ, जैसे किसी की आत्मकथा उसकी खुद की होती है, उसके जीवन इतिहास विधि, जीवन वृत्त विधि उसकी खुद की होती है एक व्यक्ति की। किसी के लिए प्रश्नावली बना लोगे तो प्रश्नावली आत्मनिष्ठ हो जाएगी, और साक्षात्कार कर लोगे तो भी आत्मनिष्ठ हो जाएगी। बस एक याद रखना है, निरीक्षण एक ऐसा भाग है जो वस्तुनिष्ठ में आता है, आत्मनिष्ठ में नहीं आता। और ऐसी विधियां जिनमें किसी की भावनाएं, मान्यताएं, अवधारणाएं ये सब रहती है, उसे हम कहते हैं आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां। जैसे आत्मकथा, दैनिक डायरी, किसी की डायरी होती है, वो खुद भी तो डायरी स्वयं ही लिखता है कि पढ़ो सभी के लिए लिखता है, खुद के लिए लिखता है। तो डायरी होना, आत्मकथा लिखना, प्रश्नावली बनाना। प्रश्नावली भी कई तरह की होती है। एक होती है अभिज्ञापक प्रश्नावली, मतलब ज्ञान करने के लिए अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो ऐसी प्रश्नावलियाँ, अभिज्ञापक प्रश्नावली आत्मनिष्ठ होती है। साक्षात्कार करना, ठीक है, किसी के व्यक्ति का जीवन का पता लगाना। व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन है? टाइडमैन।
व्यक्ति इतिहास विधि के जनक है टाइडमैन। अब देखो, वस्तुनिष्ठ हो गई, आत्मनिष्ठ हो गई और मनोविश्लेषण हो गई। अब हम बात करते हैं ऐसी विधियां जो प्रक्षेपी है, मतलब सीधा हम प्रक्षेपण करते हैं किसी के विचारों में, किसी वस्तु के द्वारा। तो मैं इसे लिख देता हूं प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों में सबसे पहला आएगा CAT, एक आएगा TAT, एक आएगा IBT यानी इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है, और एक आएगा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। ये 4 चीजें। CAT में कुल 10 कार्ड होते हैं, TAT में 30 कार्ड होते हैं, IBT में 10 होते हैं, SCT में 20 से लेकर के 50 वाक्य के कोई शब्द बने होते हैं, ठीक है। अब CAT का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? लियोपोल्ड बेलक के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। TAT का मार्गन व मूरे, IBT का हरमन रोडशाक, ठीक है, और SCT पाइन व टेंडलर। पाइन व टेंडलर इसके जनक हैं। ये CAT जो है इसे हम चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। ये 1948 में दिया गया। इसके बाद फिर ये बड़ों के लिए था, इसलिए ये 1935 में दे दिया गया था। फिर इसके बाद ये 1921, यानी आप कह सकते हैं ये घटता क्रम है, लेकिन ये 1930 में दिया गया। तो आप याद रख सकते हैं 1921, 1930, ठीक है, 1935, 1948। 1930 ये IBT, 21, 30 SCT, 35 TAT और 48 CAT, यानी बच्चों के लिए सबसे बाद में ये परीक्षण बनाया। पहले इंक ब्लॉक टेस्ट बन गया था, जब धब्बे बने उसके बाद हमें कुछ वाक्य बनाए, वाक्य बाद हमने चित्र बनाए, फिर बच्चों के लिए चित्र बनाया। तो 21, 30, 19, 35 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी वाक्य पूर्ति परीक्षण है रोटर का, स्टेन रोटर का। 1954 में इन्होंने बहुत अच्छी एक सारणी बनाई थी। और TAT 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए है, ये 3 से 10 या 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए है। IBT कोई ऐसा निर्धारण नहीं है कि ये किसके लिए है। हरमन रोडशाक स्विट्जरलैंड के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है, बस इतना ही है। और ये बेलक इसमें याद रखना है, लियोपोल्ड बेलक। एक नाम और आता है अर्नेस्ट क्रिस्ट का, लेकिन हम उसे नहीं रखते हैं, क्रिस व बेलक के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जानवरों के व पशुओं के चित्र होते हैं। बाद में इन्होंने फिर जानवरों के पशुओं के चित्र के साथ में मानव के चित्र भी रखे, इसलिए उसे CAT-H टेस्ट दिया गया। CAT-H के बाद में इन्होंने बड़े लोगों के लिए भी बनाया, जिसे हम कहते हैं SAT, सीनियर लोगों के लिए बनाया इसे। तो दोस्तों ये आपके जो प्रक्षेपण अप्रक्षेपण विधियां हैं, इस तरह से आप उसे समझ सकते हैं। देखो, रक्षा युक्तियां जब भी प्रयोग करते हैं हम, देखो रक्षा युक्तियां तब प्रयोग करते हैं जब हमारे अचेतन मन में कोई समस्या हो रही हो। और काम कौन करता है? अहम भाव इसे लड़ने का काम करता है। अहम भाव ही होता है जो वास्तविकता दिखाता है। तो अहम के द्वारा तो हम लड़ते हैं, लेकिन लड़ते किससे हैं? जो चेतन रूप में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उससे लड़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा D। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।